सेल्फ राजेंद्र शर्मा। आज हम एक्टिवेशन एनर्जी आरएनएस थ्योरी की स्टडी करेंगे। अभिक्रिया के वेग नियतांक की ताप पर निर्भरता सर्वप्रथम वान 't हॉफ ने सन 1887 में दी थी, यानी 1887 में दी थी, जिसका विस्तार 1889 में आर्रेनियस ने किया। अब जैसे कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है या उत्क्रमणीय अभिक्रिया है जिस ए प्लस बी रिएक्टेंट से सी प्लस डी बनता है। अब ये रिवर्सिबल है तो पहले तो फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगी और जैसे जैसे प्रोडक्ट बनेगा वैसे वैसे बैकवर्ड रिएक्शन भी बढ़ती चली जाएगी। यानी एक ऐसी कंडीशन आती है जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का जो वेलोसिटी होती है या दोनों की जो रेट होती है वो सेम हो जाती है, उस बिंदु पर साम्य स्थापित हो जाता है, जिसको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। और इक्विलिब्रियम पॉइंट पर फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर होती है। अब जैसे कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू K1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B, और बैकवर्ड रिएक्शन होती है बराबर K2 कंसनट्रेशन ऑफ C इंटू कंसनट्रेशन ऑफ D, और साम्य पर ये दोनों बराबर होती है, यानी K1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू K2 कंसनट्रेशन ऑफ C कंसनट्रेशन ऑफ D। K1 अपॉन K2 एक स्थिरांक होता है जिसे साम्य स्थिरांक या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, जो कि बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। यानी जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है? साम्य स्थिरांक के बराबर। वान 't हॉफ समीकरण जो थर्मोडायनेमिक जो वान 't हॉफ इक्वेशन है वो होती है D ln K अपॉन D कैपिटल T, जो कि टेम्परेचर है, इज इक्वल टू डेल्टा H यानी एंथैल्पी अपॉन R T स्क्वायर। R क्या है? रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसे कि आर्रेनियस ने इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखा कि जो एंथैल्पी चेंज है उसको EA माना, यानी एक्टिवेशन एनर्जी माना। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं D ln K अपॉन DT इज इक्वल टू EA अपॉन RT स्क्वायर। अब इस समीकरण का यदि हम समाकलन करें तो क्या प्राप्त होता है? ln K इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT प्लस ln A। A क्या है? एक स्थिरांक है जिसे पूर्व चरघातांक की नियतांक या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब बनता है तो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो जो एनर्जी चाहिए जिससे कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाए, वो उतनी मिनिमम एनर्जी जो होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। यानी ln K इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT प्लस ln A। अब इसको यदि हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ln K अपॉन A इज इक्वल टू E माइनस EA अपॉन RT। इसका यदि हम एंटीलॉग करें तो क्या आ जाएगा? K अपॉन A इज इक्वल टू E की पावर माइनस EA अपॉन RT।
जो सक्रिय ऊर्जा है वह न्यूनतम ऊर्जा होती है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए। अणु की किसकी ऊर्जा होती है? अणु यानी जो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है उसको मिनिमम इतनी ऊर्जा मिल जाए कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें या प्रोडक्ट बनाने में भाग ले, तो वो मिनिमम एनर्जी रिएक्टेंट जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कहलाती है। अब ये जो इक्वेशन है इसको कुछ निष्कर्षों के आधार पर इसको कैलकुलेट किया गया आर्हेनियस के द्वारा। इसमें है कि अभिक्रिया में सभी अणु भाग नहीं लेते। जो रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट जो होते हैं, रिएक्टेंट के सारे अणु भाग नहीं लेते। जिन अणुओं की ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा के बराबर या अधिक होती है वे अणु ही अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यानी अगर मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल या जो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से कम है तो वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, वो प्रोडक्ट बनाने में भाग नहीं लेगा। रिएक्टेंट के वो मॉलिक्यूल्स ही प्रोडक्ट बनाते हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे अधिक होती है। दूसरा है कि सक्रिय अणु जो होता है वो सक्रिय ऊर्जा की प्राप्ति कोलिजन या टक्करों से प्राप्त करते हैं। मतलब जो रिएक्टेंट है उसके मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते रहते हैं और टक्कर से क्या होता है, एनर्जी का एक्सचेंज होता है। और जिस मॉलिक्यूल की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या अधिक हो जाती है वो एक्टिव मॉलिक्यूल कहलाता है और वो प्रोडक्ट बनाने में भाग ले लेता है या प्रोडक्ट बना लेता है। जो सक्रिय ऊर्जा है वो जितनी कम होगी सक्रिय अणु अभिक्रिया में उतने ही अधिक सक्रिय अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं। क्यों? क्योंकि सक्रिय ऊर्जा अगर जैसे ज़्यादा है तो कुछ मॉलिक्यूल्स ही रिएक्टेंट के कुछ मॉलिक्यूल्स ही सक्रिय ऊर्जा प्राप्त कर पाते हैं क्योंकि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा है। और अगर मान लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल्स होंगे रिएक्टेंट के वो ईज़िली एक्टिवेशन एनर्जी को प्राप्त कर लेते हैं जिससे वो प्रोडक्ट बनाने में भाग लेते हैं। ताप बढ़ाने पर सक्रिय अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। क्यों होती है? टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ेगी, यानी टक्करों की संख्या एक सेकंड में जितने टक्करों की संख्या होती है या जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा हो जाती है जिससे टक्करों की संख्या बढ़ती है, जिससे क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज होता है और उससे एक्टिवेटेड जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं उनकी संख्या बढ़ती जाती है और फिर जो प्रोडक्ट है वो बना लेते हैं। जो रिएक्टेंट एक्टिवेट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोडक्ट बना लेते हैं, यानी रिएक्शन की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है ताप बढ़ाने पर, ऐसे भी बोल सकते हैं। सक्रिय अणु परस्पर टकराकर सक्रिय संकर बनाते हैं या एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। भाई एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल होता है, कैसे बनता है? कोलिजन से बनता है और फिर वो एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसकी जो एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है या प्रोडक्ट बनाता है। तो अभिक्रिया का वेग इन सक्रिय अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, यानी अभिक्रिया का जो वेग है, एक्टिव मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी अभिक्रिया का वेग भी उतना ही ज़्यादा होगा। क्योंकि एक्चुअल में जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होते हैं वो एक्टिव मॉलिक्यूल ही होते हैं। वो ही जो रिएक्शन है की रेट ऑफ रिएक्शन है उसको निर्धारित करते हैं। ज़्यादा होने पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी ज़्यादा होती है। यानी सक्रिय अणुओं की संख्या
आरेनियस ने ये बताया कि सक्रिय अणुओं की संख्या अपॉन अभिकारक अणुओं की कुल संख्या किसके बराबर होती है, e की पावर माइनस EA अपॉन RT के बराबर होती है। आज के लिए इतना ही।